हे एवरीवन, CUET 2022 कंटिन्यू करते हैं प्रिपरेशन उसकी। और आज का चैप्टर है हमारा एनवायरमेंटल इश्यूज़। तो देखते हैं इस चैप्टर से क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो, पर्सनली मैं बताऊं तो ये चैप्टर थोड़ा सा जनरल चैप्टर है, बहुत ही जनरल, थोड़ा क्या बहुत ही जनरल है, कॉमन सेंस वाला चैप्टर है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम ऑलरेडी बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हैं, बेसिक्स बहुत अच्छे से इसका बना हुआ है आप लोगों का, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लेकिन फिर भी फटाफट से जो मेन चैप्टर्स के की पॉइंट्स हैं ना, उनको देख लेते हैं ताकि आपके प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। सो एनवायरमेंटल पोल्यूशन इश्यूज़ जो हैं वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ की बात करता है, यानी कि द प्रॉब्लम्स विच आर प्रिवेलिंग इन एनवायरनमेंट। क्या क्या वो प्रॉब्लम्स है ओवरऑल जो एनवायरनमेंट में चल रही हैं और जिन पे ध्यान देना है। तो सिंपल जनरल कॉमन प्रॉब्लम्स हैं बच्चों, उनका थोड़ा सा ख्याल रखना है, आराम से हो जाता है। जैसे देख सकते हो आप, पोल्यूशन है, सॉलिड एंड रेडियो एक्टिव वेस्ट्स हैं, अलग अलग तरह के पोल्यूशन आ जाएंगे इसमें, ठीक है, एंड वेस्ट मैनेजमेंट आ जाएगा। तो पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन जानते हो आप लोग, इट्स अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, ऑफ वाटर, एयर एंड सॉइल। तो पानी, सॉइल, एयर, इन सब का जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है उसमें अगर चेंजेस आ जाते हैं देन वी कॉल इट एज पोल्यूशन। तो चेंज आया यानी पोल्यूशन हुआ। अब चेंज किस में आ सकता है? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ सकते हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो एक्चुअल होनी चाहिए तो फिजिकल प्रॉपर्टी में आ सकता है, केमिकल में आ सकता है, और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। तो इन तीन, फिजिकल में वो टेक्सचर वगैरह में डिफरेंस आ जाएगा, केमिकल में उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वहाँ फ्लक्चुएशन आ जाएगा, बायोलॉजिकल यानी माइक्रोब कंटेंट जो होते हैं वहाँ फ्लक्चुएशन आ सकता है। तो इस तरीके से इन एयर, वाटर और लैंड एंड सॉइल, इन सब जगहों पे अगर ये चेंजेस आए तो पोल्यूशन हुआ। अच्छा, अब ये चेंजेस कौन लाता है? तो उनको कहते हैं एजेंट्स ऑफ पोल्यूशन आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। सो दे आर द एजेंट्स ऑफ पॉल्यूशन जो ये अनडिजायरेबल चेंजेस कॉज करते हैं। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ गया है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को भी लाया था ताकि एयर, वाटर, सॉइल का क्वालिटी इम्प्रूव हो। अब जैसे कि ये फैक्ट हो गया, अब इस फैक्ट को आपको लर्न करना पड़ जाएगा। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, ईयर दे दिया सेलेक्ट करने को, तो आपको ध्यान रखना चाहिए 1986। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बस याद कर लो, चैप्टर डन हो जाएगा। अच्छा, अब जब पोल्यूशन हम पढ़ते हैं तो हमें बस मेन कुछ चीज़ें ध्यान देनी होती है, दैट इज़ व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन, हाउ इज़ इट कॉज्ड एंड व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स एंड हाउ इट कैन बी ट्रीटेड। तो ऐसे करके मेन 3-4 पॉइंट्स जो है वो पॉल्यूशन से हमें समझना होता है। तो जैसे कि यहाँ देख सकते हो कॉजेज़ ऑफ पोल्यूशन। तो कॉजेज़ ऑफ पोल्यूशन में सबसे पहला कॉजेज़ तो देखो फॉरेस्ट फायर, वोल्केनिक इरप्शन, ऑटोमोबाइल्स, इन सबसे जो स्मोक स्टैक, पहले तो स्मोक स्टैक, पूरा स्टैक मतलब एकदम बराबर धुआं जो निकलता है वो कहाँ से निकलता है? थर्मल पावर प्लांट हो गया या फॉरेस्ट फायर, वोल्केनिक इरप्शन, इससे पूरा धुएं का क्या बोलते हैं, प्रॉपर हिंदी में एक टर्म आता है, गुबार, धुएं का पूरा गुबार निकलता है, दैट इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज। उसके बाद गार्बेज डिकम्पोजिशन जो है वो, उससे भी अनवांटेड, जैसे गार्बेज पड़े रहते हैं उसको बैक्टीरिया, फंगी डिकम्पोज करते हैं, उससे उनको एनर्जी तो मिलती है, लेकिन जितना ज़्यादा डिकम्पोजिशन उतना ज़्यादा अनवांटेड गैसेस एयर में रिलीज होते हैं, उससे भी पोल्यूशन होता है। फॉसिल फ्यूल्स का एक्सेसिव यूज़ बाय मोबाइल्स एंड ऑटोमोबाइल एंड इंडस्ट्रीज़, उससे भी पर्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं, तो प्रॉब्लमेटिक है। और ख़ास करके लेडेड पेट्रोल, लेड वाले पेट्रोल यूज़ करेंगे तो भी बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। तो इन सब, ये सारे मेन रीजंस हैं एयर पोल्यूशन के। तो अगर ये रीजंस हैं तो फिर अपने को इफ़ेक्ट्स भी देखने होंगे कि इतने हार्मफुल इफ़ेक्ट इसके क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ दिया हुआ है टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। तो टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स में देखो आप, यहाँ पे आ गया प्राइमरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी यानी कि मेजर, जो डायरेक्टली एयर को पोल्यूट करते हैं, ठीक है, और उसमें उसके थ्रू जो निकलते हैं वो है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, ये वाले, इनकी वजह से फिर ये बन जाते हैं, तो दे बिकम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो सोर्सेस चाहे जो भी हो, ऑटोमोबाइल हो, स्टेशनरी सोर्स हो या फिर नेचुरल सोर्सेस हो,
उससे प्राइमरी पोल्यूटेंट निकले जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पर्टिकुलेट मैटर, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फिर इनसे सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब बन जाते हैं। दीज आर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो ये है। अब इन सब से प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं बच्चों। देखो पहले तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो गिड्डीनेस, हेडेक, कार्डियोवास्कुलर मालफंक्शन, एस्फिक्सिया यानी लंग्स का जो प्रॉब्लम होता है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाती है। हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड ना करके कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड होता है क्योंकि हमने इनहेल ज़्यादा कर लिया है। फिर उसके साथ जब बाइंड कर लिया है तो बॉडी को एनर्जी थोड़ी मिलेगी, तो प्रॉब्लम आ जाएगा। देन हाइड्रोजन सल्फाइड कॉजेज नोजिया, आई एंड थ्रोट इन्फेक्शन। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कैंसर, एम्फाइसीमा, ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। एम्फाइसीमा में एल्वियोलर गैसियस एक्सचेंज का जो सरफेस एरिया होता है वो रिड्यूस होता चला जाता है बिकॉज वो डैमेज होते जाते हैं। एंड फाइन पार्टिकुलेट्स रिलीज बाय इंडस्ट्रीज कॉज ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेटरी। तो मोस्टली जो एयर पोल्यूशन जो है वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ज़्यादा से ज़्यादा कॉज करते हैं। और प्लांट्स में जो है वो रिड्यूस्ड ग्रोथ एंड यील्ड एंड प्रीमेच्योर डेथ अकर्स। तो प्लांट का भी ऐसा नहीं है कि प्लांट्स CO2 लेते रहते हैं तो वो बच जाते हैं, नहीं, प्लांट्स में भी दिक्कत आती है, उनका भी अल्टीमेटली ज़्यादा पॉइजनिंग होगी तो उनको भी असर तो आएगा ना बच्चों, ये तो समझने वाली बात है। सो प्लांट्स दे ऑल्सो फेस प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये तो हो गए हार्मफुल इफेक्ट्स। अब कंट्रोल मेजर्स क्या करेंगे? तो देखो कंट्रोल तो यही है कि हम उसको थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, तरीके से उसको रिलीज करें। दिख रहा होगा ना बच्चों आपको? सो कंट्रोल मेजर्स कैन बी, एक तो जो इंडस्ट्रीज से जो स्मोक निकलते हैं क्यों ना उनको थोड़ा फिल्टर कर लिया जाए कि एटमॉस्फेयर में जब वो स्मोक जाए तो फिल्टर्ड वे में जाए सो दैट एटमॉस्फेयर ज़्यादा वो ना हो। जैसे कि देयर आर सेवरल मेथड्स यूज फॉर कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन इन इंडिया, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इट्स एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ये पर्टिकुलेट मैटर को रिमूव करता है बच्चों थर्मल पावर प्लांट से। तो बहुत सिंपल सा होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से 99% जो है वो पर्टिकुलेट मैटर रिमूव हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से डर्टी एयर को पास करते हैं, यहाँ पर जैसे पास करते हैं तो यहाँ पर वाटर या लाइम स्प्रे यहाँ रखा रहता है। पानी जैसे पास हुआ तो लाइम स्प्रे में डर्टी एयर में जो है ये गंदा, ये भारी हो जाता है। तो पानी तो जब डालोगे तो जो पर्टिकुलेट मैटर है वो हैवी हो जाएगा, तो हैवी होके वो नीचे सेटल हो जाता है और एयर जो है वो क्लीन एयर बाहर निकल जाता है। तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि पर्टिकुलेट मैटर भारी होके अपने आप नीचे सेटल हो जाता है। सो इसमें क्या है, बस ये है कि इट हैज़ इलेक्ट्रोड वायर्स एंड स्टेज फॉर कलेक्टिंग प्लेट, यहाँ पर वो रहता है। दिस इज स्क्रबर। ओके, स्क्रबर का तो ये प्रोसेस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ये वाला होता है, इसका बहुत फ़ायदा होता है। दिस इज स्क्रबर। ओके, मैंने पहले स्क्रबर एक्सप्लेन किया है बिकॉज डायग्राम में पहले में था। सिंपल है, इसमें कोई इलेक्ट्रोड की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से 99% पर्टिकुलेट मैटर रिमूव होते हैं क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। ये भी अच्छा है क्योंकि पानी से गीला होके भारी होके वो नीचे सेटल हो जाएगा स्क्रबर में। ओके, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में क्या करेंगे, जैसे ये देखो डस्ट पार्टिकल है, इसको चार्ज्ड पार्टिकल्स बना देते हैं ये। ठीक है, तो ये डिस्चार्ज कोरोना हो गया, देन इसको आगे में भेजते हैं जब, तो नीचे क्या लगा रहता है, देखो इलेक्ट्रोड वायर्स आर प्रोवाइडेड विथ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, एंड दैट रिलीजेज इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज। नीचे ये पॉजिटिव चार्ज कलेक्शन प्लेट लग देते हैं, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जितनी भी ये डस्ट पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है, यहाँ पर ऑपोजिट चार्ज नीचे यहाँ रख दिया तो यहाँ से वो इसमें अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ऊपर से क्लीन एयर बाहर निकल जाता है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। उसके लिए यहाँ लिखा गया है कि 99% ऑफ पर्टिकुलेट मैटर जो है वो रिमूव करता है। इसमें इलेक्ट्रोड वायर्स होते हैं यहाँ पर, जिसमें बहुत सारे 1000 वोल्ट्स के वो मतलब सेवरल 1000 वोल्ट्स के करंट होता है जो ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। डस्ट पार्टिकल्स
So discharged corona are negatively charged wire. These get attached to the dust electrostatic precipitator particles and give them negative charge within a small fraction of second. तो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये डस्ट पार्टिकल्स के साथ बोल रही हूँ ना मैं, अल्टीमेटली नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं डस्ट पार्टिकल्स, और नीचे पॉजिटिवली कलेक्टिंग प्लेट्स जो होते हैं दे आर ऑपोजिट चार्ज, तो वो क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं. सो द वेलोसिटी ऑफ एयर बिटवीन प्लेट्स मस्ट बी लो इनफ टू अलाउ डस्ट टू फॉल. बस इसका एक ही ध्यान रखते हैं कि जब एयर यहाँ से पास हो रहा होता है डस्ट पार्टिकल्स, तो यहाँ थोड़ा स्लो कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्लो हो जाएगा तो कलेक्टिंग प्लेट जो है वो क्या कर सकता है, कलेक्ट कर सकता है. नहीं तो बहुत तेज़ी में अगर जाएगा तो फिर कलेक्शन डिफ़िकल्ट हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर काम करता है. तो अल्टीमेटली यहाँ से क्लीन एयर बाहर आ गया. तो अगर इस सब तरीक़ों से सारे इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो अगर स्मोक को पहले ही क्लियर कराए या फिल्टर करा दे, इन तरीके स्क्रबर यूज़ कर ले या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यूज़ कर ले, इन सब तरीक़ों से अगर वो करते हैं तो काफ़ी हद तक पोल्यूशन कंट्रोल हो सकता है. ठीक है बच्चों, अब आते हैं स्क्रबर पे, जो मैंने उधर ही बता दिया था बिकॉज द डायग्राम वाज देयर, बट नेवर माइंड. इसको यहाँ आप देख सकते हैं कि एग्जॉस्ट को वही बता दिया मैंने, वाटर या लाइम स्प्रे होता है, यहाँ से डर्टी एयर पास करते हैं, डस्ट पार्टिकल भीग जाता है, भारी हो जाता है, नीचे सेटल हो जाता है और ऊपर से सिर्फ क्लीन एयर निकल जाता है. दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रबर. लेकिन ये स्पेशली किया जाता है, बस ये ध्यान रखना है कि सल्फर डाइऑक्साइड के लिए ज़्यादातर ये काम में आता है. और जब ये वाटर डिज़ोल्व करता है, इट रिएक्ट विद सल्फर डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम सल्फेट एंड सल्फाइड का प्रेसिपिटेट, इसीलिए वो सेटल हो जाता है. ऐसा नहीं है कि भारी, मतलब भारी तो ऑब्वियसली हो ही गया बिकॉज रिएक्ट करके इसने ये बना दिया और वो सेटल हो जाता है. तो दिस वाज स्क्रबर. अब थोड़ा सा देखते हैं नाउ ड्रॉबैक्स. Recently the dangers of particulate matter they cannot be removed by these precipitators have been. ड्रॉबैक तो है ही बच्चों, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ एकदम बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा, सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस है. जैसे कह रहा है कि लेस देन 2.5 डायमीटर के पर्टिकुलेट मैटर को ये लोग नहीं वो कर पाए, तो इससे क्या होता है कि सीवियर डैमेज, लंग्स इश्यूज आते हैं. तो फिर दूसरा तरीका क्या है, एक और तरीका है यूज़ ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर्स. ऑटोमोबाइल्स आजकल कॉस्टली भी होते जा रहे हैं क्योंकि इनमें कैटालिटिक कन्वर्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, ये NO2 और CO2 जैसे पॉइजनस गैसेस को लेस पॉइजनस गैसेस में पहले ही कन्वर्ट कर देते हैं. तो उसके लिए दे यूज़ एक्सपेंसिव मेटल्स लाइक प्लैटिनम, पैलेडियम, रोडियम. अब ये गोल्ड से भी ज़्यादा हाईली कॉस्टली है. प्लैटिनम आप जानते हो ना कितना कॉस्टली है. तो इनको यूज़ करके दे मेक कैटालिटिक कन्वर्टर्स. तो जब एग्जॉस्ट कैटालिटिक कन्वर्टर से पास होता है ना बच्चों, तो नाइट्रिक ऑक्साइड ये सब स्प्लिट हो जाते हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में. कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में आ जाते हैं. अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन दे गेट बर्न्ड कंप्लीटली इनटू CO2 and H2O. तो इस तरीके से हार्मफुल गैशियस पोल्यूटेंट्स जो होते हैं वो ना बन के वेरी लीस्ट हार्मफुल, लेस हार्मफुल या ना के बराबर मटेरियल्स बन जाते हैं एंड देन दे आर रिलीज्ड. बस इसके लिए एक कंडीशन है कि कैटालिटिक कन्वर्टर्स अगर पैलेडियम ये सब लगे हुए हैं अगर गाड़ी में, तो उसके लिए अनलेडेड पेट्रोल यूज़ करना होता है. क्योंकि अगर लेड वाले पेट्रोल यूज़ करोगे तो फिर क्या होगा, कैटालिटिक कन्वर्टर जो होते हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं. ठीक है, नाउ अब देखते हैं केस स्टडी दिल्ली एयर पोल्यूशन. ये तो आप केस स्टडी, अब तो ये 2002 की बात कर रहा है और अब तो अभी हम 2022 में, तो 20 साल पहले की बात कर रहे हैं, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने तब बताया था कि ऑल बसेस एंड ये सब CNG में तब कन्वर्ट किया गया था, क्योंकि तभी से पोल्यूशन कितना बढ़ गया. अब का देख लो कितना बढ़ा हुआ है. केस स्टडी में क्या पढ़ाऊँ ये तो आप भी जानते हो. तो यू नो दिस कि दिल्ली इज़ वन ऑफ द बैडली पोल्यूटेड सिटीज़. हम भी नहीं जाना चाहते, मैं भी थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ दिल्ली जाना, बिकॉज होता है वहाँ जाके
इश्यूज आ जाते हैं मेरे साथ भी। तो ये होता है, कई जो बहुत प्रोन हैं दे फेस दिस प्रॉब्लम। तो हालांकि दिल्ली गवर्नमेंट ट्राइड अ लॉट एंड दे आर ट्राइंग अ लॉट टू रिड्यूस द पोल्यूशन। तो वहाँ पर सीएनजी जो है उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है पेट्रोल डीजल की जगह, है ना। और सीएनजी का फ़ायदा क्या है, एक तो एफिशिएंटली बर्न होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, सो इट बर्न्स एफिशिएंटली, डीजल और पेट्रोल से सस्ता भी है। और दूसरा ये पेट्रोल डीजल जो है वो देखते हैं कैसे वो लोग चोरी कर लेते हैं, तो इसको थोड़ा सा चोरी वोरी नहीं किया जा सकता। तो ये फ़ायदा है कि चोरी वोरी कुछ हो नहीं सकता, तो वन कैन बी टेंशन फ्री। नहीं तो लोग रात को गाड़ी पार्क करके सोते हैं, अगर वो प्रॉपरली गेट वेट बंद उसमें ना हो तो टेंशन बनी रहती है कि कहीं कोई रात में आके पेट्रोल ले ना जाए। होता है बच्चों, बहुतों के साथ होता है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या कर सकते हैं। हमने कॉजेस पहले कॉजेस पढ़ लिए, फिर उसका इफ़ेक्ट भी पढ़ा कि क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। अब हम रिडक्शन के मेथड्स देख रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ के लिए स्क्रबर, कैटालिटिक कन्वर्टर फॉर गाड़ी, इंडस्ट्रीज़ के लिए स्क्रबर एंड ईएसपीज़ थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। गाड़ियों से होने वाले पोल्यूशन को कैटालिटिक कन्वर्टर से कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरे और तरीके क्या हैं, दूसरे तरीके हैं फेजिंग आउट ओल्ड व्हीकल्स, पुराने व्हीकल्स को हटाओ, क्योंकि उनमें ये जो करेंटली हम पढ़ रहे हैं हो सकता है वो चीज़ें ना हों। अनलीडेड पेट्रोल यूज़ करो, लो सल्फर पेट्रोल यूज़ करो, पोल्यूशन लेवल नॉर्म्स एकदम बहुत ध्यान से एंड कैटालिटिक कन्वर्टर हो गाड़ी में ये एकदम चेक करें। ऑटो फ्यूल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी देखो। अब जैसे कि यहाँ यूरो 2 नॉर्म्स, यूरोपियन नॉर्म्स थे कि भाई ये नॉर्म्स होते हैं कि आपका गाड़ी जो है उसमें NO2 इतना रिलीज़ होना चाहिए, सल्फ़र इतना रिलीज़ होना चाहिए। ये क्या गवर्नमेंट नॉर्म्स बना देते हैं बच्चों। जैसे यूरो 2 नॉर्म्स कहता है कि सल्फ़र जो है वो 350 पार्ट्स पर मिलियन पे कंट्रोल हो जाता है डीजल में और 150 इन पेट्रोल। एंड एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये 42% जो है ऑफ द कंसर्न इतना होना चाहिए। लेकिन ऑटोमोबाइल्स को अब यूरो 3 एमिशन स्पेसिफिकेशन मिलना चाहिए। मतलब अब ये तब की बात है, इंडियन सिटीज़ में 11 इंडियन सिटीज़ में यूरो 3 नॉर्म्स जो हैं वो लगा दिए गए थे 2005 में। अब का जो है यूरो 4 नॉर्म्स लग गए हैं 2010 में। एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री में यूरो 3 एमिशन ही चल रहा है। तो कहना ये चाह रहे हैं कि यूरो के जो नॉर्म्स होते हैं ना, ये है कि एनवायरनमेंट की कैपेसिटी इतनी है, इसीलिए आपकी गाड़ी से सिर्फ इतना धुआं निकलना चाहिए। तो यूरो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 ऐसे करके आ गया। तो अब हम 4th स्टेज पे, अब तो वो भी क्रॉस हो चुका है। अब तो ये बियॉन्ड वो स्टेजेस, ये यहाँ पर देख लो आप, यहाँ पर आप देख सकते हो ये वही लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू ऑटो फ्यूल पॉलिसी से रोड मैप तैयार किया है। और यूरो 3 नॉर्म्स जो है वो यही सारा मैं अभी बता रही थी आपको, और उसमें से आपको ये अभी देखना है दिस थिंग दैट 4 व्हीलर्स के लिए भारत का स्टेज 4 है और 3 व्हीलर्स के लिए भी स्टेज 4 है। मतलब सबके लिए अब स्टेज 4 चल गया 2017 से। और स्टेज 4 भी अब देखना क्रॉस हो जाएगा, ये इतना स्पीडली चल रहा है। अब आते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन कितना इरिटेटिंग लगता है बच्चों। आज आप लोगों को फील नहीं होता जब किसी के घर में शादी वादी होती है और रात तक दे कीप ऑन प्लेइंग द म्यूज़िक सिस्टम वेरी लाउडली, क्या दिमाग ख़राब होता है ना, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। तो क्या है नॉइज़ पोल्यूशन? ऑब्वियसली अनवांटेड साउंड, वॉइस इज़ नॉइज़। तो उसका देखो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इट केम इन फोर्स इन 1881 बट 19 होना चाहिए, ठीक है 1981, बट अमेंडेड इन 1987 एंड नॉइज़ को एज अ एयर पोल्यूटेंट ही माना गया है और इसको डेसिबल्स में मेजर करते हैं। एंड 115 डेसिबल इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ईयर्स बच्चों। और कंटिन्यूस अगर 80 डेसिबल से अबव अगर रोज़ आप नॉइज़ सुनते हो तो परमानेंट हियरिंग लॉस भी हो सकती है, ठीक है।
और इसके क्या रीजंस हैं? एक तो लाउड स्पीकर म्यूजिक सिस्टम कंटिन्यूसली बजता रहे, सुनते रहे, बाप रे दिमाग खराब हो जाता है। देन जेट प्लेन्स एंड रॉकेट्स जब टेक ऑफ करते हैं उसकी वजह से होता है। इंडस्ट्रियल फैक्ट्री नॉइजेज हो गए हार्मफुल। इफेक्ट्स क्या होते हैं ज़्यादा नॉइज से? एक तो सो नहीं पाते हैं, स्ट्रेस, इंक्रीज हार्ट बीट, फिर ये दूसरी प्रॉब्लम्स अननेसेसरी चालू हो जाती हैं। तो फिर हम क्या कंट्रोल करें? तो साउंड अब्जॉर्बेंट्स एक तो लगा सकते हैं, हॉर्न फ्री जोन्स क्रिएट कर सकते हैं हॉस्पिटल्स और स्कूल्स के आगे। स्ट्रिक्ट लॉज ऑब्वियसली करना पड़ेगा, आजकल लॉ लगा दिया ना कि 10 बजे बाद बजाओगे तो फाइन लगेगा, वही चीज़ कर दिया गया है। तो इस तरीके से बच्चों नॉइज़ पोल्यूशन इज डन। नेक्स्ट वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन करते हैं, आई थिंक इसको करने के लिए हमें दोबारा मिलना पड़ेगा क्योंकि ये है थोड़ा सा लंबा टॉपिक। तो आई थिंक लेट्स मीट फॉर वाटर पोल्यूशन इन द नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए 2 पोल्यूशन इनफ है, उसको देखो, रिवाइज करो, और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल टेक केयर एंड गुड बाय।